नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं पिछड़ों की, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, और जातीय जनगणना की और सर्वे की भी, और साथ ही साथ बात होगी रसोई गैस की, गैस के दामों में कटौती की। अब आप कहेंगे ये दो अलग अलग धाराएं कहां से जोड़ रहे हैं, इनका क्या मिलान है? मिलान है, अभी इसको भी मैं आपको समझाने वाला हूं। कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने आपको, मुझको और देश की आधी आबादी, खासकर मैं बात करना चाहूंगा, गृहिणियों को एक सौगात दी, तोहफा दिया। 200 रुपए की कटौती का ऐलान कर दिया गया है गैस सिलेंडर के दामों में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। पर यहां पर सरकार यह बताना भूल गई कि दिसंबर 2020 के बाद लगातार लगभग 2.5 सालों तक गैस के दाम लगातार बढ़ते ही चले गए। एक बार 10 रुपए सिलेंडर की कीमत घटाई गई थी और इन 2.5 सालों में जो 594 रुपए का सिलेंडर था नवंबर 2020 में, वो बढ़कर, दिल्ली के दाम बता रहा हूं, 1103 रुपए हो गए। यानी कि 509 रुपए का इजाफा हर सिलेंडर के दाम में। अब 200 रुपए की कटौती की गई है तो भी 300 रुपए का इजाफा तो रह गया। अब विपक्ष इस पर चुटकी भी ले रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि 2 महीने में इंडिया की सिर्फ 2 बैठकें हुई और परसों तीसरी बैठक भी होने वाली है, और एलपीजी के दाम 200 कम कर दिए गए। यह है इंडिया का दम। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। तो क्या यह चुनावी तोहफा दिया जा रहा है? और गैस के सिलेंडर, आपको ध्यान होगा 2013 में और 2014 की शुरुआत में गैस के सिलेंडर लेकर, खास स्मृति ईरानी की वो तस्वीर आपके जहन में जरूर कौंधी होगी। सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठ जाते थे कि बहुत हुई गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये रसोई गैस में और रसोई में लगी आग को बुझाने की सरकार कोशिश कर रही है क्या? और महंगाई की मार जो आम आदमी झेल रहा है, उसे राहत देने की कोशिश है, या ये इंडिया का असर भी है? और इसमें एक और बात, कल सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हमने ये खबर ब्रेक की थी, बाकायदा चर्चा की थी। आज चैनल बाकी कर रहे हैं चर्चा कि क्या चुनाव जल्द भी हो सकते हैं, दिसंबर में भी चुनाव हो सकते हैं क्या लोकसभा के। और उसी की तैयारियों में अब यह कदम भी जोड़ दिया गया है कि गैस के सिलेंडर के दाम कम कर दिए गए। यह बात और है कि जून 2020 में गरीबों के लिए जो मुफ्त में सिलेंडर दिए जा रहे थे वो बंद कर दिए गए। कोई लंबी चौड़ी घोषणा नहीं हुई थी, चुपचाप वो बंद हो गए थे। फिर पिछले साल मई में गरीबों के लिए 200 रुपए की सब्सिडी दी गई थी। अब सभी, आप, मैं, हमारे जैसे सब लोग, और गैस का इस्तेमाल तो हर घर में होता है, 200 रुपए कम सिलेंडर के दाम आपको देने पड़ेंगे। अब ये 2024 के चुनाव के चलते हैं या चुनाव जल्द हो सकते हैं, उसकी तैयारी है क्या? उसी में एक और कड़ी जुड़ जाती है और वो है पिछड़ा वर्ग। अभी तक सरकार लगातार, क्योंकि विपक्ष ये मांग उठा रहा था, बिहार में तो बाकायदा जातीय सर्वे शुरू हुआ, फिर हाई कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिली, अब वो मुकम्मल भी हो गया है। और इसमें बीजेपी ने भी 2 बार इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। बीजेपी यानी कि उनकी बिहार इकाई ने। झारखंड में भी यह प्रक्रिया चल रही है, उड़ीसा में यह प्रक्रिया है, तेलंगाना में शुरू हुई थी, कहां पहुंची है ये अभी खबर मुकम्मल तौर पर नहीं पता लगी है। पर विपक्षी शासित राज्य लगातार पिछड़े वर्ग की जनगणना की बात कर रहे थे कि उसके बिना दरअसल पिछड़ों को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए
और खास जो दाखिले और नौकरी मिलनी चाहिए उसका सही मायने में आकलन ही नहीं हो पाता। और 2018 में उस वक्त देश के गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा था कि 2021 में जब जनगणना होगी यानी कि सेंसस होगा तो जातीय जनगणना भी कराएगी सरकार। बाद में वो पीछे हट गए थे। 2011 में तो ये बात, उस वक्त उपनेता प्रतिपक्ष थे लोकसभा में गोपीनाथ मुंडे, अब स्वर्गवास हो गया है, उन्होंने कहा था अगर जातीय जनगणना नहीं होती तो इससे ज्यादा नाइंसाफी पिछड़े वर्ग के साथ हो नहीं सकती। पर सरकार नहीं करा रही थी, लेकिन आज एक हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि जो पहला हलफनामा हमने दे दिया था कि राज्य जातीय जनगणना या जातीय सर्वे नहीं करा सकते, वो गलत था, कुछ अनदेखी हो गई हमसे। जातीय जनगणना या सर्वे राज्य करा सकते हैं, जनगणना का काम, जनगणना जातीय सर्वे नहीं, वो काम केंद्र सरकार का है। तो ये बीजेपी यू टर्न क्यों लेती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी ने ही 2017 में जी रोहिणी आयोग का गठन किया था और 13 बार उसे एक्सटेंशन दी गई, 13 बार। और उसके पीछे एक असमंजस था। बीजेपी भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी यह मानना था कि जातीय जनगणना होगी तो समाज में जातीय दरारें और बढ़ेंगी, तनाव और बढ़ेगा। जबकि विपक्ष कह रहा था कि सही उत्थान हो नहीं सकता पिछड़े वर्ग का जब तक कि उनकी जनगणना ना हो। जब इस देश में मोर कितने हैं, बाघ कितने हैं, पेड़ कितने हैं, पौधे कितने हैं, हाथी कितने हैं, इसका आकलन किया जा सकता है, गिनती की जा सकती है, तो पिछड़े वर्ग की क्यों नहीं? इस पर आपत्ति भी दर्ज कराती है बीजेपी की, इनके साथ जोड़ दिया पिछड़े वर्ग को। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति, उनकी तो जनगणना होती है, तो पिछड़े वर्ग की क्यों नहीं होती? और पिछड़े वर्ग की आखिरी जो जनगणना हुई थी वो आजाद भारत में नहीं, जब हम गुलाम थे 1931 में। और उसी आंकड़े को मंडल आयोग ने दोहराया था कि देश में 52% पिछड़ी जाति हैं। अब आवाज लगातार उठ रही है खास विपक्षी खेमे से कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी या उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, जो राम मनोहर लोहिया एक वक्त कहा करते थे। और इसमें पीछे जा रही है बीजेपी। तो क्या यहां पर बीजेपी ने स्टांस में यू टर्न लेकर अपनी राजनीतिक मरम्मत का भी काम किया है क्या? और यहां पर यह बात बतानी आपको जरूरी हो जाती है कि जी रोहिणी जो आयोग है उसने क्या पाया कि जो ये पिछड़ी जातियां हैं 27% आरक्षण मिलता है। अलग अलग राज्यों में वो आंकड़ा बदल भी जाता है। 1% पिछड़ी जाति जो है उनका 1% 50% दाखिले और नौकरी हासिल कर ले जाते हैं। 1% जाति ही, कुल मिलाकर 2600 जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग में आती हैं। उनमें से 938 ऐसी हैं जिन्हें ना तो कोई दाखिला मिलता है यूनिवर्सिटीज में, IIM, IIT, एम्स नहीं मिलता 938 को, और 994 ऐसी जातियां हैं जिन्हें नौकरी और दाखिले जो मिलते हैं वो 2.68% हैं। यानी कि 994 जातियों में से 100 में से 3 से भी कम बच्चों को या तो दाखिला मिलता है या नौकरी मिल पाती है। और रोहिणी आयोग ने तो अभी जो अपनी रिपोर्ट जारी की है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप भी दी, उसमें क्या कहा है कि जो पिछड़ा वर्ग है इसको भी 3 हिस्सों में बांटने की जरूरत है। एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा और एक सर्वाधिक पिछड़ा। तो अब राज्यों को अधिकार हो जाएगा तो बीजेपी शासित राज्य भी क्या ये करने लगेंगे? सर्वे का काम, जनगणना का काम, इसके संकेत हमें पहले ही मिलने लगे थे। महाराष्ट्र में
जहां पर महायुति की सरकार है, यानी कि बीजेपी सरकार में हिस्सेदार तो है, अगुवाई शिंदे कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे, उन्होंने शिक्षकों से कहा कि हां भाई जातीय जनगणना कराएंगे, आप परेशान मत होइए। और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सबसे बड़े नेता जो हैं बीजेपी के महाराष्ट्र में, उन्होंने साफ कहा वी आर नॉट नेगेटिव ऑन कास्ट सेंसस, यानी कि जातीय जनगणना को लेकर हम नकारात्मक नहीं हैं। तो आप मिलान समझे, एक तरफ आम आदमी खास गरीब पर निगाहें कि जी हमने गैस के दाम घटा दिए, और दूसरी तरफ कि भाई ये जो पिछड़ा वोट बैंक है, और इस वोट बैंक की खास बात क्या है ये भी आपको बताना जरूरी हो जाता है। ये इतना अहम क्यों है किसी भी चुनावी रणनीति में। 1996 में बीजेपी के खाते में कुल पिछड़े वर्ग का 19% वोट बैंक आया था, और कांग्रेस के खाते 25% वोट लगे थे पिछड़े वर्ग के। और 2019 में 19% से बढ़कर 23 सालों में बीजेपी ने 44% पिछड़े वर्ग के वोट अपने खाते में कर लिए थे, और कांग्रेस 25 से घटकर 15% पर आ गई थी। और इसीलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इस बार लाल किले की प्राचीर से जब 10वीं बार देश को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो 15,000 करोड़ की एक योजना का भी ऐलान किया, विश्वकर्मा योजना। ये पिछड़ी जाति से ही आते हैं जो कामगार हैं। तो ये सोशल इंजीनियरिंग की दरकार क्या 24 के चुनाव को लेकर अब महसूस करने लगी बीजेपी? तो आज इन दोनों ही पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल क्या है, बिना लार लपेट, 24 की लड़ाई गैस और जातीय सर्वे पर आई, और इंडिया के दबाव में एनडीए का यू टर्न। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके प्रवक्ता भी राजीव रंजन, शिवसेना शिंदे गुट का मैंने जिक्र किया, उनके प्रवक्ता कृष्णा हेगडे, अरुण राजभर प्रवक्ता हैं एसपी के, एनडीए का अब हिस्सा हो चुके हैं, पहले ये विपक्षी खेमे में थे और पिछड़े वर्ग की आवाज लगातार उठाती आई है एसपी। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो आलोक वत्स, 200 रुपए गैस के दाम घटा दिए, अच्छी बात है। अब रक्षाबंधन का आप तोहफा बता रहे हैं, और परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी, उनका जीवन और आसान हो जाएगा। 509 रुपए कीमत बढ़ाकर 200 घटाने से आसान हो जाएगा, या इतना मुश्किल कर दिया था कि यह छोटी सी राहत भी अब ऐसे लगेगी कि पता नहीं कितना बड़ा तोहफा दे दिया गया है? संदीप जी, राहत होती है। अभी के इस दौर में 200 की राहत कम नहीं है। जब राहत का दौर चल पड़ा है तो हो सकता है आगे और भी राहत मिलेगी। और जो वो 509 रुपए बढ़ाए थे वो मजबूरी थी। देखिए, जो वैश्विक स्थिति थी उससे आप अनभिज्ञ नहीं है, या कोई भी आदमी अनभिज्ञ नहीं है। उस कोरोना काल भी आया, उससे भी आप अनभिज्ञ नहीं है। और उन सब चीज़ों में किस तरीके की खर्च लगे, दवाइयों में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के इंतजाम में, और भी चीज़ों में, तो उन सब के बीच में और फिर राशन भी देने का काम लगातार जारी रहा। तो इन सब चीज़ों से थोड़ी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि नहीं कर सके। अब जब परिस्थितियां, एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से उससे ज्यादा ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। पीड़ा तो आम आदमी झेलता रहा। परिस्थितियां कराती हैं, वैश्विक वार, ये आप देखिए कहाँ है दूसरे देशों का इन्फ्लेशन रेट, कहाँ हमने बांध के रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को आज की जनता प्रबुद्ध है, वो इन चीज़ों को समझती है। कितने दिनों से विपक्ष बहुत हुई गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार 400 रुपए पर आप ये नारा बुलंद करते थे, 1103 रुपए तक दाम ले गए, अब 200 रुपए घटा दिए, तो ये सौगात के तौर पर आप पेश कर रहे हैं। और भी आगे घटाएंगे। आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि ये चॉपर ब्लॉक कर दिया है? और भी आगे घटती जाएंगी, स्थितियां अनुकूल होंगी,
तो और भी घटती चली जाएंगी। अरे कम से कम हमने हिंदुस्तान को एक बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी करने की कवायद तो कर दी है। बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो गए, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब तीसरी की बात कीजिए। हाँ, तीसरे भी हो जाएंगे, पर प्रति व्यक्ति आय में हम 142वें नंबर पर हैं दुनिया में। उस बात को नजरअंदाज कर देंगे क्या? जब धरातल पे जब बनेगी रीढ़ का हड्डी, जब पुख्ता हो जाएगा तो ये चीजें स्वाभाविक रूप से, रनवे जब बन जाएगा तो हवाई जहाज तो लैंड करेगा ही करेगा। आपने कहा मुश्किल वक्त था 2020 बिल्कुल 2021 का, कोरोना काल, कौन नहीं जानता है। बिल्कुल मानता हूं, आफत आपातकाल था। पर इसी साल जनवरी 23 काशी नगरी में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था तेल और गैस की कंपनियों से कि भाई आपके नुकसान की भरपाई भी हो गई, अब तो आप मुनाफा कमाने लगे, अब तो थोड़े दाम घटा दो। और वो सिर्फ गैस के नहीं थे, पेट्रोल डीजल के तो खैर आपने अभी नहीं घटाए। वो जनवरी की बात होते होते कटौती होती है, ये अगस्त का अंत आ गया, चुनाव सर पर है तो सौगात दी जा रही है। आप ऐसा देखिए, अभी कुछ भी हम करेंगे तो उसको लोग चुनाव से जोड़ के देख लेंगे। अभी हम कुछ भी करेंगे तो लोग कहेंगे कि I.N.D. से हम डर गए। ये सब स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्थितियां जब अनुकूल होंगी तो ये चीजें राहत लोगों को देने का काम किया जाएगा। और देखिए, रहा तेल और पेट्रोल और डीजल की बात है, तो अब तो ऑयल बॉन्ड का भी पेमेंट, जो बॉन्ड्स कांग्रेस ने रिलीज किए थे, कितने के ऑयल बॉन्ड लिए थे कांग्रेस ने? शायद संभवतः 10,000 करोड़ से ऊपर का था। नहीं, मैं आंकड़ा बता देता हूं, 1,32,000 करोड़ कुल मिलाकर ऑयल बॉन्ड की पेमेंट होनी है। और आपने 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 27 लाख करोड़ रुपए कमाए। 1,32,000 करोड़ की पेमेंट जो 10 साल में होनी है, और आपने 27 लाख करोड़ तो कमा लिए। 16 बार बढ़ाई ना एक्साइज ड्यूटी। 3.5 रुपए जो एक्साइज लगता था डीजल पर, वो 31 रुपए 80 पैसे। 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो 32 रुपए 90 पैसे कर दी थी ना। आप ये भूल रहे हैं कि वो जो पैसे आ रहे थे तो और भी विकट स्थितियों में जो टैक्स तो हम देते ही नहीं है, जीएसटी हम भरते ही नहीं है। और जो परिस्थितियों में जो खर्चे होने थे वो कहां से आते? इन्हीं सब चीजों से तो इकट्ठा किया जा रहा था पैसा। दवाई के लिए पैसा कहां से लाते? लोगों को राशन कहां से देते? कहां से ये सब कवायद करते? ये 2014 से पहले नहीं पता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई गैस की मार। देखिए, जब सरकार में रहते हैं तो हर विपक्ष का एक काम होता है, एक्सपोज, डिपोज एंड प्रपोज। अगर किसी चीज पर कोई महंगाई लगती है तो उस पर खेल करना वो उसका अधिकार होता है। हमने भी किया, आपने किया। अब आपसे इसीलिए सवाल भी पूछे जा रहे हैं। पर आलोक शर्मा बड़ी महंगाई की बात कर रहे थे, अब 200 रुपए की कटौती तो कर दी, इसका स्वागत ही करेंगे ना। देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई, ये डेमोक्रेसी नहीं, डेमो कुर्सी है। ये कुर्सी कैसे हाथ से उसके चिपक कर बैठा जाए, और जैसे जैसे इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स और आगे बढ़ेंगी, इसी तरह की सौगात और आती रहेंगी। आपको याद होगा, आपने भी एक डिबेट की थी कि वेस्ट बंगाल में जब चुनाव था तो 66 दिन तक प्राइस नहीं बढ़े थे। चुनाव जिस दिन खत्म हुआ उसके तीसरे दिन बम्पर पूरी तरह से प्राइस बढ़ गए थे। मुझे लगता है गुजरात का चुनाव था तब भी नहीं बढ़े थे। तो ये सरकार पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है, जितना चूस सकती थी चूस लिया। अब ये केवल और केवल नौटंकी कर रही है। जब लगा कि वोट घट रहे हैं, कर्नाटक चुनाव हार गए हैं, कर्नाटक में 100 दिन में 5 गारंटी पूरी हो गई हैं, इंटरनल बीजेपी का सर्वे आ गया कि 5 राज्यों में सूपड़ा साफ हो जाएगा, तब ये बेचैनी बढ़ी है। और ये जो डेमो कुर्सी की बेचैनी है, ये जनता को राहत देने के लिए नहीं है, ये केवल और केवल किस तरह से इस कुर्सी पर चिपक बैठा जाए उसके लिए। ऑयल बॉन्ड्स के ऊपर भ्रमित करते रहे। 3500 करोड़ रुपया मात्र वापस गया। 1,32,000 करोड़ में से मात्र 3500 करोड़ गया, और कमाए 27 लाख करोड़। क्या आप, मैं जान सकता हूं 2020 में कोरोना आया, उससे पहले कितनी बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ी? 2020 से पहले भी ये लोग तो 19 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से पूरी तरह से चूस चुके थे। जीएसटी में क्यों नहीं लाए? अब देश की जनता समझ रही है। पर आप भी सिक्के का एक ही पहलू दिखा रहे हैं। आलोक, बीच में रोकूंगा। सिक्के का एक ही पहलू दिखा रहे हैं आप
क्या 11.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय नहीं बने? क्या 9.5-10 करोड़ के करीब आवास नहीं दिए गए? 81 करोड़ लोगों को क्या 5 किलो अनाज नहीं दिया जा रहा? क्या 200 करोड़ टिक्के मुफ्त में नहीं लगे? तो कोई सरकार के पास, मैं तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ही बयान दोहराऊंगा यहां पर कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मैं तीनों चीजों का उत्तर देता हूं भाई। 11.5 करोड़ टॉयलेट बन गए, इसकी कहीं लिस्ट नहीं मिल सकती। 25 से 26 करोड़ पूरे देश में परिवार हैं और एक एक घर में 3-3 परिवार भी रहते हैं जो एक टॉयलेट को यूज करते हैं। तो दूसरा आंकड़ा 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, यह आंकड़ा पता नहीं कहां से आया। कई लोगों ने आरटीआई लगाई, कहीं पर किसी वेबसाइट पे नहीं मिला कि कौन वो 81 करोड़ है। किसी एक राज्य ने आंकड़ा जारी नहीं किया, लेकिन स्मृति ईरानी ने एक बार बोल दिया तो तमाम बीजेपी के लोग उसको बोलते चले गए। तीसरी चीज, मुद्रा लोन हो, तमाम चीजें हो, मुद्रा लोन कहते हैं 33 करोड़ 35 करोड़ दे दिए, इसका मतलब हर घर में 1.5 मुद्रा लोन हो गया। मुझे लगता है आंकड़े पूरी तरह से भ्रामक हैं। जिस देश में 84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से पैदा हो रहे हों और फूड सिक्योरिटी बिल नहीं ला रहे हों और उसके बाद अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही हो, गरीब गरीब होता जा रहा हो, अमीर अमीर होता जा रहा हो, तो ये सारे के सारे आंकड़े बेमानी हैं। मुद्दे की बात सीधी सीधी है कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार केवल और केवल वोट की चोट से डरती है, इसके अलावा इनको कुछ समझ नहीं आता है। अभी 3 दिन पहले मोदी जी अडानी को पोर्ट दिलवाते घूम रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता को राहत तभी मिलेगी जब इस सरकार को हम हटा देंगे। जितनी वोट की चोट जनता इनको मारेगी, उतना जनता को राहत मिलती चली जाएगी। तो चोट तो आप भी मारते पूरी हैं, तरह से सरकार सिर्फ केंद्र सरकार नहीं। एक मिनट रुकिए ना, राज्य सरकारों की भी बात करें, जो कुल मिलाकर पेट्रोलियम सेक्टर एक्सचेकर को, हमारे खजाने में जितना पैसा देता है, उसमें केंद्र के खाते में तो 149% का इजाफा हुआ, लेकिन राज्यों के खाते में भी 100% दुगने पैसे आए। तो वैट से तो आप भी कमाते हैं। जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है, एड वैलोरम टैक्स होता है, एक्साइज जितनी बढ़ेगी उतना ही वैट भी बढ़ता चला जाता है और आप उसे कभी घटाते नहीं है। और इसमें मैं आपकी महाराष्ट्र की सरकार अब नहीं है, राजस्थान की भी बात करूंगा, छत्तीसगढ़ की भी बात करूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि वैल्यू एडिड टैक्स में अगर नीचे से बेस प्राइस बढ़ता चलेगा तो स्वाभाविक है कि वैट बढ़ता चला जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि आप एक्साइज ड्यूटी घटाइए, वैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू एडिड टैक्स जो है वैट, वो तो पूरी तरह से बेस प्राइस पे ही लगेगा। और जीएसटी का जो राज्यों का पैसा है वो समय पर दे दीजिए। और हम तो तमाम लोगों ने कहा कि आप जीएसटी में क्यों नहीं लाते हैं इसको, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। आप ही के चैनल पर एक प्रवक्ता महोदय झूठ बोलकर चले गए कि कितना परसेंटेज वोटिंग के माध्यम से क्या होगा। 33% वोटिंग तो केंद्र सरकार की है और राज्यों का जो है वो मैक्सिमम बीजेपी शासित राज्य हैं। तो जीएसटी में भी लाइए, आप एक्साइज ड्यूटी को भी घटाइए, वैट अपने आप एक जाएगा। चुनावी मुद्दा राज्यों का पैसा जो आप हथियाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें क्या चेकमेट करती दिख रही है अब बीजेपी? आम आदमी को तो वो दिखता है ना, अभी क्या मिला। देखिए, मुझे लगता है 9 वर्षों तक, देखिए 9 वर्षों तक जिस बीजेपी ने जनता का खून चूसा हो और 3 महीने 2 महीने चुनाव जब रह जाएं, मुझे लगता है कि वो जनता पूरी तरह से इनको माकूल जवाब देगी। 412 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था, 1200 रुपए पे सिलेंडर पहुंचा के ये भजन कर रहे थे और अब कह रहे हैं कि साहब हमने तो 200 रुपए कम कर दिया। गुजरात के चुनाव में 2 बाटले फ्री दे रहे थे, कर्नाटक के चुनाव में भी तमाम तरह की घोषणाएं थी। कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी ने सबक लिया है कि जनता को राहत देनी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूं 5 राज्यों में और चुनाव हराइए, हाँ। इनको जनता हराएगी। तो ये वोट की चोट के चलते अब ये सौगात दी जा रही है। अरुण राजभर, क्या उसी के चलते सरकार ने जातीय जनगणना पर जो उसका रुख था और जी राज्य सरकारें ये सर्वे नहीं कर सकती, हलफनामा ही अपना बदल दिया और कहा कि जी ओवरसाइट हो गई थी, पैरा 5 हमने गलती से डाल दिया, जिसको जो सर्वे कराना है वो करवा लो। तो महंगाई एक तरफ, अब पिछड़ी जाती, ये पिछड़ा किसे बनाएगा अगड़ा, ये डर सताने लगा है क्या केंद्र सरकार को? देखिए, एनडीए सरकार हर वर्गों के प्रति समर्पित है। वो महिलाओं के लिए जिस तरह तोहफा दिया है,
ये विपक्षी लोगों को हजम नहीं हो रहा। 75 लाख महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन फ्री में मिलेगा, ये विपक्षी गठबंधन को हजम नहीं होगा, क्योंकि जनता के बीच में जो राहत सरकार पहुंचा रही है, एनडीए सरकार जो काम कर रही है, आवास के लिए काम कर रही है, शौचालय के लिए काम कर रही, राशन के लिए काम कर रही है, नौकरियां भी फ्री में बांट रही है, इससे विपक्षी के हाथ कुछ लग नहीं रहा है। तो बस वही है, अंगूर खट्टे हैं, बस यही एक नारा लगा रहे हैं। हाँ, अच्छा सुहेल देव भारतीय समाज अच्छा, अब पार्टी ने पिछड़ों आपको के लिए एक मिनट अरुण, आपको अंगूर मीठे लगने लगे 4 महीने पहले के आपके और ओम प्रकाश राजभर आपके पिताजी के बयान सारे चलवा दूं अभी? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पिछड़ों की लड़ाई लड़ है, जिन गरीबों बच्चों की लड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी उसको गंभीरता से लेकर उस पर काम कर रहे हैं। अभी आपने ही एक रिपोर्ट दिखाया कि 2600 जातियों में मात्र 48 जातियां ही लाभ उठा रही हैं, 148 जातियां लाभ उठा रही, बाकी शेष नहीं लाभ उठा रही। मैं इसको करेक्शन कर देता हूं कि जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आई है, आपको पता होगा कि 2017 में माननीय ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की एक रिपोर्ट तैयार किया था। जो रोहिणी कमीशन ने आज वो रिपोर्ट दिया है, पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा, ये 3 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक आदेश जारी किया था, राज्य सरकार एक नोटिस दिया था। तो पिछड़ा छिटक ना जाए, 12 जातियां उठा रही, इसीलिए यू टर्न लिया है क्या केंद्र सरकार ने? अभी तक तो वो जातीय जनगणना कराने को तैयार नहीं थी। इन आंकड़ों पर आपके साथ भी, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भी मैंने विस्तृत चर्चाएं की हैं। और जी 1% जातियां 50% दाखिले नौकरी पकड़ के ले जाएं, 994 जातियों को 2.68% ही दाखिले और नौकरी मिले, 923 जातियों को कुछ भी ना मिले, पर सरकार उनकी गणना कराने को तैयार नहीं थी। जब रिपोर्ट आ गई तो ये तो क्लियर हो गया ना कि लंबे समय तक कांग्रेस को देश की जनता ने मौका दिया और लंबे समय तक पिछड़े वर्गों को अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने का मौका मिला, तो फिर उन पिछड़े वर्गों की सरकारों ने पिछड़े वर्गों ये के हक आंकड़ा क्यों लूटा? 2014 से 2018 के बीच का है, कितने दाखिले और बिल्कुल है। कितनी नौकरियां हुई, इसमें कांग्रेस की सरकार थी। 31 जुलाई 2023 को जो रिपोर्ट आई है, हाँ, वो लंबे समय तक के सर्वे, 6 साल के लंबे समय के सर्वे की रिपोर्ट है। और लंबे समय के सर्वे में इसमें साफ पाया गया है कि 50% आरक्षण का लाभ 48 जातियां अकेले ले रही हैं और 554 जातियां 70% आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। तो फिर इसमें ये तो क्लियर हो गया ना कि जो हक लूटने वाले लोग थे ना, तो राष्ट्रीय तो पिछड़ा जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही थी? सरकार अड़ंगा क्यों लगा रही थी 2021 में, जो 2022 में शुरू हुआ कोविड के चलते जनगणना का प्रोसेस, उसमें जातीय सर्वे कराने में दिक्कत क्या थी? एक कॉलम ही तो ऐड करना था। और ये प्रॉमिस तो 2018 में राजनाथ सिंह ने की थी जब वो गृह मंत्री थे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लंबे समय से इस मुद्दे को गर्म करने में और उसको उजागर करने में लगी थी। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश में सपा ने इसका लंबे समय तक विरोध किया कि नहीं, ये चीज होनी नहीं चाहिए। 4 बार सरकार थी सपा, क्यों नहीं जाति जनगणना करा लिया? 4 बार बसपा तो अब स्वागत करते जनगणना करा लिया? हैं, अब सरकार मतलब सही राह पर आ गई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सरकार ने अगर पिछड़ों की सर्वे नहीं कराया होता तो 2633 जातियों की आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कैसे हो पाता? सर्वेक्षण कहां कराया? कब हुआ? कब सार्वजनिक हुआ ये सर्वेक्षण? ये कोई जातीय सर्वेक्षण नहीं हुआ है, ये पिछड़े वर्गों की सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण हुए। हाँ, वो 2011 में जो कराया गया था वो क्यों नहीं सार्वजनिक हुआ? सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था ना। कांग्रेस पार्टी बताए ना क्यों नहीं सर? अरे भाई 2016 तक ये रिपोर्ट थी सरकार के पास, और कांग्रेस से भी पूछूंगा। लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। आपने राजीव रंजन प्रक्रिया पूरी भी कर ली है, बीच में वो रुकी भी थी, तो कितना जल्द देश के सामने आ जाएगा बिहार की जातीय जनगणना, जातीय सर्वे का नतीजा कब तक सामने आ जाएगा? देखिए, बहुत जल्द आ जाएगा। और बिहार ने एक ऐतिहासिक पहल की। निसंदेह इससे पूरे देश में जो राजनीतिक दल जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे थे उन्हें बल मिला है। और सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार का जो यू टर्न है, वो एक तरह से उन्होंने घुटने टेके हैं। आप 2-3 दिन पहले तुषार मेहता का आप सुप्रीम कोर्ट में जो उनका स्टैंड है, और फिर आज हलफनामे में पहले पारा 5 डाला गया और फिर स्टैंड बदला,
तो इससे बिल्कुल साफ है कि पूरे देश में एक व्यापक प्रतिक्रिया इसकी हो सकती थी, जिससे डरकर भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया। लेकिन अब एक बड़ी बात क्या है, आज उन्होंने खुद कहा सेंसस एक्ट 1948 में ये केंद्र सरकार को अधिकार है। इस सवाल को तो सारा देश जानता है। हमने भी तो प्रधानमंत्री जी से ही मिल करके ये बात कही थी कि आप जातीय जनगणना कराइए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी असमर्थता जाहिर की। बिहार में जातीय सर्वे को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, 2 बार ये पूरे राज्य की जनता ने देखा और देश ने भी बार देखा। तब तो आप सरकार में साथ थे राजीव भाई, बीजेपी के साथ, दोनों बार प्रस्ताव का समर्थन किया बीजेपी ने। देखिए, प्रस्ताव पर समर्थन करना उनकी व्यवस्था है, लेकिन दरअसल उनके समर्थकों के जरिए हाईकोर्ट में जो याचिकाएं आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल का स्टैंड और उसके बाद आज का एफिडेविट और अंतिम समय में एफिडेविट पर यू टर्न जो है, इससे इनकी मंशा पर जो सवाल खड़े होंगे वो तो हम लोग कहेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज पूरा देश और सभी राजनीतिक दल सैद्धांतिक तौर पर अगर मानते हैं कि जातीय आधारित जनगणना हो तो 2023 तक तो बीजेपी नहीं करा पाई। अब चाहे जितना वो टालने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें ये बात अब आधिकारिक तौर पर कहना चाहिए कि हम जातीय आधारित जातीय जनगणना हम कराएंगे। जातीय जनगणना को लेकर के उनके नेताओं के परस्पर विरोधी बयान और टाल मटोल ये पूरे देश को पता है। और जिस तरह की तिकड़म, राजीव रंजन, आपने तो करा लिया, अब जो संख्या आएगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी अनुपात में क्या आप आरक्षण भी देंगे? खेल सिर्फ गिनती से खत्म नहीं होता, उसमें इंदिरा साहनी की जजमेंट भी आती है, एक लक्ष्मण रेखा भी है, हालांकि कई राज्यों ने वो लांघी है। अब खेल उस तरफ जाएगा क्या? आप भी तो विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इन दोनों को एक साथ अभी जोड़ने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण मसले हैं, लेकिन हाईकोर्ट की जो मंजूरी है, उनका जो फैसला है वो जातीय सर्वे है और इन सर्वे के जो निष्कर्ष हैं उनका योजनाओं के निर्धारण में उपयोग करने की बात कही गई है। लेकिन मैं मानता हूं कि ईडब्ल्यूएस के बाद आरक्षण के 50% की सीमा का कोई अब मतलब नहीं रह गया है। तो ये अगली चुनौती होगी देश के राजनीतिक दलों में बीजेपी को छोड़कर, हाँ, बीजेपी को छोड़कर, आरएसएस को छोड़कर जातीय जनगणना के खिलाफ कोई नहीं आज तक बोला। तो जातीय जनगणना भी ये पिछड़ा किसे बनाएगा, अगड़ा, ये खेल हो रहा है। बीजेपी को करारा। कृष्णा हेगड़े, एक सेकंड में कृष्णा हेगड़े को लेना चाहूंगा। अब कृष्णा भाई, तो अब राज्य सरकारें करा सकती हैं जातीय सर्वे, ये बात तो साफ हो गई। तो महाराष्ट्र में कब शुरू होने वाला है? तो महाराष्ट्र में जो बिहार पैटर्न है उसको हमने एक कमेटी बनाई है, जो बिहार जाके जो भी उनका सेंसस हुआ है जातीय जनगणना, उसको स्टडी कर महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट करने का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। दूसरी बात ये मुझे कहना है संदीप जी कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे मैल न्यूट्रिशन, गरीबी, पीपीएल, बहुत कुछ उन्होंने कहा, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद आपका ही पूरा प्रधानमंत्री थे, 60 साल प्रधानमंत्री थे। 1972 में इंदिरा जी ने एक स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ, अभी तक आप गरीबी हटा नहीं पाए। 40 साल गरीबी हटा नहीं पाए आप, आपकी सरकार थी उसके बाद, और उसके बाद आप हमको ही दोष दे रहे हो। तो पहला ऐसा है कि कांग्रेस का इसी हालत है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज चली, तो दूसरे को उपदेश और सीख देना बंद। जातीय जनगणना पर हज पे कौन निकला है? जातीय जनगणना के मामले में हज पर कौन निकला है? जैसे आपने कहा हम पॉजिटिव है, लेकिन जातीय जनगणना करने में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार कर लेती तो बात ही खत्म हो जाती। राज्यों के सर ये ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है, उनको जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है? केंद्र सरकार करवा लेती। देखिए ऐसे नहीं है, देखिए सबके पास डेटा है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास भी डेटा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास भी डेटा है। केंद्र सरकार करा लेती, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आंकड़े जुटाए जाते हैं, पिछड़े वर्ग के भी आंकड़े जुटाए लिए जाते हैं, या अब चुनावी
मार ना पड़ जाए उसके चलते ये यू टर्न है? सीधा सवाल है मेरा। नहीं संदीप भाई, क्या है कि आप अगर डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी तो काम इसमें जल्दी भी हो जाता है। अच्छा, तो इसमें अच्छा। कोई इशू नहीं है कि अगर काम आपने डेलीगेट स्टेट को भी किया है तो स्टेट की भी जवाबदारी बनती है, स्टेट के पास भी डेटा है और स्टेट का अच्छा, डेटा ये और जो डेलीगेशन विकेंद्रीकरण हो रहा है अधिकारों का। कृषि जो दरअसल एक स्टेट सब्जेक्ट है, उस पर पहले अध्यादेश और फिर कानून ले आती है सरकार, उसमें राज्यों से कोई रायशुमारी नहीं करती, पर यहां पर राज्यों को विकेंद्रित किया गया है ये हक। एक देखिए, छोटा सा एक महाराष्ट्र मिनट एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा। कृष्णा भाई और अबे दुबे भी अभी शांत हैं। ये राजनीति जो हो रही है, गैस और पिछड़े की सियासत का जो घालमेल है, आपकी राय क्या है वो हमसे साझा कीजिए। तो रक्षाबंधन के मौके पर 200 रुपये सिलेंडर के दामों में कटौती की सौगात दी है केंद्र सरकार ने, और जातीय जनगणना पर एक यू टर्न भी लेती दिखी, तो पिछड़ों को साधने का खेल भी शुरू होता दिख रहा है। ऐसे में अबे दुबे, इन दोनों चीज़ों को जोड़कर देखा जाए तो जो विपक्ष ताल ठोक रहा है, जी हमारे दबाव में, इंडिया के दबाव में एनडीए को यू टर्न लेना पड़ गया, या दरअसल एक ये खबर जो आग की तरह फैली हुई है, भाई चुनाव जल्द हो सकते हैं, उसकी रणनीति का एक हिस्सा हम देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से? कैसे आंक रहे हैं इन दो खबरों को? देखिए, जो पहले चुनाव होने वाली बात है, मुझे थोड़ा सा शक है इसमें कि भाजपा पहले चुनाव कराएगी। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार पहले चुनाव कब हुआ था? 2014 में अटल बिहारी 4 में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने तय किया था कि हम चुनाव पहले कराएंगे। उन्हें आत्मविश्वास से वो भरपूर थे, उनको लग रहा था कि उन्हें कोई वो हरा नहीं दरअसल सकता है, वो और 5 नहीं, साल का मैंडेट। सही खबर मैं बीच में रोक रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी तो चाहते नहीं थे, पर लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन बहुत मुतमईन थे कि जल्दी करा के हम इंडिया शाइनिंग के दम पर फिर बहुमत हासिल कर लेंगे। हाँ, मतलब मेरे कहने का, प्रमोद महाजन उनके प्रमुख रणनीतिकार थे और वो भी उप प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी। तो उसका नतीजा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी थोड़े से वोटों और थोड़ी सी सीटों से पीछे रह गई और 10 साल तक उसके बाद सत्ता में नहीं आ पाई। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार पहले चुनाव कराने का फैसला करती है तो वो आत्मविश्वास का प्रमाण नहीं होगा उसके, मैं उसको थोड़ी सी घबराहट का प्रमाण कहूंगा। मैं कहूंगा कि जो विपक्ष की जो प्री पोल अलायंस हुआ है, तो चुनाव पूर्व वो उसका असर होगा, और उसका नतीजा क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी ये सब बिल्कुल भविष्य के गर्भ में है। जहां तक गैस के दाम कम करने का सवाल है, मैं तो ये मानता हूं कि जैसे जैसे 1-2 महीने बाद में थोड़े डीजल और पेट्रोल के दामों में भी कटौती की जाएगी, ताकि फौरी फायदा सरकार को मिल सके। लेकिन ये फौरी फायदे का सवाल है, पिछड़े वर्ग की राजनीति का मामला वो दूरगामी है बहुत, इसके बहुत ही गहरे मतलब हैं, और इसके क्या परिणाम निकलेंगे अभी किसी को नहीं पता है। ये राजीव रंजन जी की बात सही है कि बिहार को ही श्रेय दिया जाना चाहिए कि पिछड़े वर्ग के सर्वेक्षण हो, सब जगह जातिगत सर्वेक्षण हो, ये बात उनकी बिल्कुल सही है। लेकिन इसका कुल मिलाकर राजनीति पे क्या असर होगा किसी को नहीं पता है। जब 3 हिस्सों में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछड़े वर्ग को बांट दिया जाएगा, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, इसमें बांट दिया जाएगा, उसके बाद में चर्चा ये शुरू होगी और बहस इस बात पे होगी कि 27% या 28% जो भी आरक्षण है उसका बंटवारा कैसे हो, और लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में ही लोगों को लिखना पड़ेगा कि वो इस बंटवारे को कैसे करेंगे। और वो 50% की लक्ष्मण रेखा भी लांगी जाएगी। राज्य तो लांग रहे हैं। हाँ, बहुत से राज्यों ने लांग दिया है ऑलरेडी। बिल्कुल, वो तो कई जगह लांगी जा चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं रहा। और राजीव जी की ये भी बात सही है कि जब से जो गरीब ऊंची जातियों को भी आरक्षण दिया गया है, ईडब्ल्यूएस कोटा बनाया गया है, उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। एक तरह से आरक्षण जो है गरीबी हटाओ कार्यक्रम में बदल दिया गया है। तो मेरा कहना यह है इसमें कि सबसे बहुत भाजपा को भी बहुत मुश्किल आने वाली है, और जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, जो मुख्य तौर पे सशक्त जातियां हैं पिछड़े वर्ग की, उनकी ज्यादा नुमाइंदगी उनके अंदर है, उनको भी बहुत मुश्किल आएगी। और क्या ये सब बातें लोगों को अपने घोषणा पत्र में लिखनी पड़ेंगी। इसी क्रम में क्या हम 15 अगस्त के लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में 15,000 करोड़ विश्वकर्मा योजना का भी जुड़ान कर दें क्या? कि पहले से ही इन्हें लगने लगा था भाई 44% वोट बैंक
पिछड़े वर्ग का बीजेपी के खाते में गया 2019, तो उसमें कि कहीं विपक्ष का ये दांव भारी ना पड़ जाए, उसका पलटवार है क्या ये बीजेपी की तरफ से? मैंने तो उसी वक्त एबीपी के मंच पे कहा था, और उसके बाद आपने कार्यक्रम किया था, मैंने उसमें भी ये कहा था कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट, विश्वकर्मा योजना, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी हम जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, ये जो तोहमत उसके ऊपर लग रही थी, उससे उसने पल्ला झाड़ा है सुप्रीम कोर्ट वाले हलफनामे के जरिए, ताकि वो इस पूरे मसले से कि वो ओबीसी विरोधी है या ओबीसी को राजनीति में अच्छी नुमाइंदगी और समाज में नौकरियों में नहीं देना चाहती है, इससे उसने अपना पल्ला झाड़ा है और राज्यों के पाले में गेंद फेंक दी है। सारा काम बड़ी होशियारी से हो रहा है, लेकिन ये सारी होशियारी उस समय धरी रह जाएगी जबकि सभी पार्टियों को अपने, देखिए याद कीजिए 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण का वायदा किसी पार्टी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी 1990 से ये बात कह रही है, अब जाके उसने ईडब्ल्यूएस कोटा वो ला पाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछड़े वर्ग की राजनीति का ये आखिरी दांव है जो भी खेला जा रहा है। आखिरी दांव है, कौन किस पर पड़ेगा भारी, नहीं जाएगा। ये अपने आप में सवाल अब आने वाले दिनों में गूंजेगा, और पिछड़ा चुनाव में किसे बनाएगा अगड़ा, इसको हम ट्रैक करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे दर्शक हैं जो अपनी राय हमसे साझा कर रहे हैं, उनकी राय मैं दिखाने वाला हूं। अंतिम पड़ाव में गैस के दामों में कटौती की गई है और जातिगत जनगणना पर, और मैंने यहाँ पर कई बार जातीय जनगणना कह दिया है, और मेरे मित्र भी हैं और इस कार्यक्रम में मेहमान भी थे, अभय दुबे ने मुझे करेक्ट किया कि जातीय नहीं होता, जातिगत होता है, तो मैं ये भूल सुधार कर रहा हूँ। जातिगत जनगणना पर सरकार ने यू टर्न लिया है। ये 24 को लेकर आपकी राय क्या है इन कदमों के बारे में? महेंद्र कुमार हैं हरियाणा फतेहाबाद के। 9 साल में सरकार की नज़र में कभी रक्षाबंधन नहीं आया कि अच्छा अब इस रक्षाबंधन को ही क्यों, 2 साल से क्या कर रहे थे? उधर प्रवीण कुमार हैं मेरठ यूपी के। 9 साल पहले सैलरी, किसी के मकान की कीमत, जमीन के दाम क्या थे? सब चाहते हैं कि सैलरी, मकान और जमीन की कीमत बढ़े, सरकार बाकी कुछ ना बढ़ाए। एक और दर्शक हैं, आज मैं कुछ और सुझाव भी ले रहा हूं, उनकी राय ले रहा हूं। नेतराम बंजारे छत्तीसगढ़ से। जाति आधारित जनगणना हो, जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी मिले। और ये चुनावी जो फायदे की फिराक में है राजनीतिक दल, उस बात की तस्दीक करते हुए, जबकि अमित दत्ता हैं दिल्ली से, वो कहते हैं जातीय जनगणना का विरोध करता हूं, मेरे पास कोई आया भारतीय बताऊंगा। पर चुनाव की, भारतीय समाज की कड़वी हकीकत जाति भी है, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरे साथ इतना ही, लेकिन बने रहिए।